वेलकम एस्पिरेंट्स। आज के इस खास ज्योग्राफिकल सेशन में हम बिहार की पूरी ड्रेनेज व्यवस्था यानी इस राज्य की जटिल नदी प्रणाली को डिकोड करने वाले हैं। आगामी बीपीएससी और यूपीएससी परीक्षाओं के नज़रिए से भूगोल का ये हिस्सा कितना स्कोरिंग और क्रूशियल है ये तो हम सब जानते हैं। तो आइए एक सिनेमैटिक सफ़र पर चलते हैं जहां हम कोसी के उफान से लेकर गंगा की गहराई तक हर एक पहलू को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। आज के हमारे इस पूरे डिस्कशन का रोड मैप बहुत ही क्रिस्टल क्लियर रहने वाला है। हम राज्य की मुख्य नदी से शुरुआत करेंगे, हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों का अंतर समझेंगे, उत्तर के बाढ़ के मैदानों और दक्षिण के टाल क्षेत्रों को एक्सप्लोर करेंगे और आखिर में एग्जाम के लिए एक बहुत ही हैंडी रैपिड रिवीजन चार्ट भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस नदी की जो पूरे बिहार की धड़कन है, इस राज्य की असली जीवन रेखा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पवित्र गंगा नदी की। आपको ये नोट करना चाहिए कि गंगा असल में पूरे बिहार के लिए एक मास्टर ड्रेन यानी केंद्रीय जल निकासी प्रणाली का काम करती है। ये बक्सर के पास से एंट्री लेती है, करीब 445 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय करती है और पूरे राज्य को उत्तर और दक्षिण दो असमान हिस्सों में बांट देती है। पूरे इलाके का स्लोप और भूगोल यही तय करती है। अब जरा सोचिए, ये जलधाराएं सिर्फ नक्शे पर खींची गई नीली लकीरें नहीं हैं। ये पाटलिपुत्र जैसी महान प्राचीन सभ्यताओं का पालना रही हैं और आज भी हमारी घनी आबादी के बीच आधुनिक कृषि और इकोनॉमी की सबसे मजबूत रीढ़ हैं। अब अगर हम थोड़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उत्तर और दक्षिण के नदी बेसिन के बीच का जो भारी कंट्रास्ट है उसे समझना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, उत्तर बिहार की नदियां सीधे हिमालय से उतरती हैं। इन 12 मासी नदियों को ग्लेशियर के पिघलने और मानसून दोनों से अथाह पानी मिलता है जो इन्हें बहुत ज्यादा अस्थिर बनाता है और ये अपने साथ भारी मात्रा में गाद यानी सिल्ट लाती हैं। इसके ठीक उलट जो दक्षिण बिहार की नदियां हैं वो छोटा नागपुर या विंध्याचल की तरफ से आती हैं, बारिश पर निर्भर हैं, पुराने जलोढ़ मैदानों से बहती हैं और काफी हद तक स्थिर और मौसमी होती हैं। चलिए पहले उत्तर बिहार के इन अशांत और उफनते मैदानों में थोड़ा और गहराई से गोता लगाते हैं, जहां नदियां अक्सर अपना रास्ता बदलती रहती हैं। यहाँ एक बहुत ही खास टर्म आता है जिसे आपको प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल याद रखना चाहिए, चौर। जब कोसी या बागमती जैसी नदियां ढेर सारा सिल्ट जमा कर देती हैं और अचानक अपना रास्ता बदल लेती हैं तो पुराने रास्ते पर पानी के हिस्से छूट जाते हैं। इन्हें हम ऑक्सबो लेक्स या गोखुर झीलें कहते हैं। इन्हीं झीलों को लोकल भाषा में चौर कहा जाता है। मैपिंग के सवालों के लिए जरा इस चार्ट पे नजर डालिए। कोसी और गंडक दोनों नेपाल हिमालय से निकल रही हैं, लेकिन संगम देखिए, कोसी मिल रही है कुर्सेला के पास और गंडक मिल रही है पटना के पास। बागमती भी हिमालय से आती है और आगे चल के कोसी में ही समा जाती है। याद रखने के लिए आप केजीबी यानी कोसी गंडक बागमती का निमोनिक दिमाग में फिट कर सकते हैं। उत्तर के मैदानों के बाद अब अपना फोकस शिफ्ट करते हैं दक्षिण बिहार की तरफ, जहां की टोपोग्राफी और नदियों का बिहेवियर बिल्कुल अलग है। दक्षिण बिहार में ड्रेनेज को लेकर एक बड़ी ही दिलचस्प चुनौती है। गंगा नदी का जो दक्षिणी किनारा है वो प्राकृतिक रूप से थोड़ा ऊंचा है, एक तटबंध की तरह। इसकी वजह से दक्षिण से आने वाली नदियां आसानी से गंगा में नहीं मिल पाती और उनका पानी पीछे निचले इलाकों में फैलकर जल भराव कर देता है। इन्हीं निचले इलाकों को टाल कहा जाता है। फतुहा टाल और मुकामा टाल इसके परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ से एग्जाम में सीधे सीधे संगम स्थल पूछे जाते हैं। सोन नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है और मनेर के पास गंगा में मिलती है। पुनपुन छोटा नागपुर के पठार से आती है और फतुहा के पास गंगा से जुड़ती है। वहीं कर्मनाशा विंध्याचल से निकलकर गंगा में समाहित होती है। ये लोकेशंस हाई यील्ड फैक्ट्स हैं। वैसे आपको बता दूं, सोन नदी सिर्फ खेतों के लिए पानी का सोर्स नहीं है। इसके जो चौड़े और रेतीले किनारे हैं वो अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है, जहां आपको तरह तरह के पक्षी और यहां तक कि विशाल मगरमच्छ भी आराम फरमाते हुए दिख जाएंगे। देखिए, नदियां अगर जीवन देती हैं तो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में ये अपने साथ कुछ भारी चुनौतियां भी लाती हैं जो सीधे सीधे राज्य की पॉलिसीज को इम्पैक्ट करती हैं। जैसे कोसी नदी को बिहार का शोक यूं ही नहीं कहा जाता। अपने साथ लाई गई भारी गाद की वजह से ये नदी बहुत तेजी से अपना रास्ता बदलती है, जिसे ज्योग्राफिकल टर्म में अवल्शन कहते हैं।
और इसी अप्रत्याशित व्यवहार के कारण सुपौल या सहरसा जैसे जिलों को हर साल भयानक तबाही झेलनी पड़ती है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोसी का जल ग्रहण क्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया कितना है? पूरे 74,030 स्क्वायर किलोमीटर। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इतने विशाल इलाके से जब मॉनसून का पानी और सिल्ट एक साथ उत्तरी मैदानों की तरफ बढ़ता है तो तबाही का वो मंजर हम सभी ने देखा है। तो एडमिनिस्ट्रेटर्स और सरकार के लिए ये पूरा सिनारियो एक बहुत बड़ा बैलेंसिंग एक्ट है। एक तरफ हमारे पास गंडक और सोन जैसी सिंचाई परियोजनाएं हैं जिन्होंने खेती की काया पलट दी है और नदियां हर साल अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी बिछा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ हर साल आने वाली बाढ़ जो राज्य की सामाजिक आर्थिक स्थिति को गहरा नुकसान पहुंचाती है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है उसे एग्जाम के लिए एक बहुत ही क्रिस्प रैपिड फायर रिवीजन फॉर्मेट में समेट लेते हैं। इस लिस्ट का तो आप मेंटल स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए। गंगा की ट्रिब्यूटरीज का वर्गीकरण। बाएं तट यानी उत्तर से मिलने वाली नदियां हैं घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा। और दाएं तट यानी दक्षिण से मिलने वाली नदियां हैं कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, क्यूल और फल्गु। ये सीक्वेंस बिल्कुल टिप्स पर होना चाहिए। अब एक क्विक मैप चैलेंज आपके लिए। जरा याद कीजिए, मैकाल पर्वतमाला से निकलने वाली वो कौन सी प्रायद्वीप या नदी है जो मनेर के पास गंगा में मिलती है? बिल्कुल सही, वो है सोन नदी। अगर आप उद्गम से लेकर संगम तक इस तरह से मैप को डिकोड कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बिल्कुल सही ट्रैक पर है। एग्जाम की तैयारी के साथ साथ एक एनालिटिकल अप्रोच रखना भी बहुत ज़रूरी है। जाते जाते इस सवाल पर ज़रूर विचार कीजिएगा कि जिस तेज़ी से ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो आने वाले दशकों में कोसी और बिहार की बाकी नदियों के प्रवाह को किस तरह से और ज़्यादा बदल सकता है। आज के इस सेशन में इतना ही। ऐसे ही और डीप डाइव विश्लेषण के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी तैयारी मजबूत रखिए और हम मिलते हैं अगले ज्योग्राफिकल डिकोड में।